तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए अपन पढ़ रहे थे दोस्तों भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भी दोस्तों गुप्त काल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। नमस्कार बेटा सभी को, राधे राधे। शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। देखिए गुप्त काल में भी दोस्तों अपन पढ़ रहे थे, अंतिम छोर तक अपन पहुंच रहे हैं। गुप्त काल के अंदर दोस्तों गुप्त काल में कला और संस्कृति, इस कला और संस्कृति की वजह से दोस्तों भारतीय इतिहास में गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। पिछले कक्षा में अपन ने देखा था कि आपकी जो कला संस्कृति है उसमें सबसे पहले दोस्तों अपन देख रहे थे साहित्य के गुप्त काल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों की रचना भारतीय इतिहास के अंतर्गत हुई थी। उनमें दोस्तों अपन ने देखा आपके रामायण है, महाभारत है। इन दोनों महाकाव्यों का दोस्तों जो अंतिम रूप हमें प्राप्त होता है आपके गुप्त काल का ही हमें प्राप्त होता है। दोस्तों भारतीय इतिहास में जो आपके पुराण है 18 पुराण है। संख्या कितनी है पुराणों की बेटा? 18 है। और इन 18 पुराणों का जो अंतिम रूप से जो लिखा गया था या इनकी रचना हुई थी किस काल के अंतर्गत हुई थी बेटा? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। ध्यान देना, साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, इनमें अपन ने रामायण और महाभारत के बारे में देखा, पुराणों के बारे में अपन ने देखा, और पुराणों के बाद में दोस्तों अपन गुप्त काल में जैसे अपन ने हरिसेन देखा कि हरिसेन ने आपकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। गुप्त काल की भाषा आपकी संस्कृत है, लिपि आपकी क्या है? ब्राह्मी। ध्यान देना बेटा, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और उसके बाद में यह समुद्रगुप्त का दरबारी सचिव था। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है कौन सा? वीरसेन। यह गुप्त काल के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। इसने दोस्तों आपके कौन सी प्रशस्ति की रचना की बेटा? वीरसेन ने। इसने दोस्तों आपके उदयगिरी गुहा लेख की रचना की। कौन से लेख की बेटा? उदयगिरी गुहा लेख की। उसके बाद में अपन ने देखा कि कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में उसका दरबारी कवि वत्स भट्टी था। इसने दोस्तों आपके मंदसौर अभिलेख की रचना की या मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। ये आपके दोस्तों कुछ है हमें गुप्त कालीन जो लेख थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अपन चलते हैं अब साहित्य की ओर। देखिए बेटा, साहित्य में सबसे पहले अपन देखते हैं कि गुप्त काल के अंतर्गत जो साहित्य के अंतर्गत आता है आपका वो है बेटा कालिदास। कौन है बेटा? कालिदास। कालिदास दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उनके 9 रत्नों में से प्रमुख व्यक्ति था। 9 रत्नों के अंतर्गत कालिदास शामिल था। दोस्तों इसको कई इतिहासकारों के अंतर्गत इनकी स्थिति को लेकर मतभेद है। कई दोस्तों इसको गुप्त काल से पहले बताते हैं, कई इसको गुप्त काल के बाद, और कई इतिहासकार दोस्तों इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मानते हैं। लेकिन जो दोस्तों ज्यादा जो इतिहासकारों ने अपना मत प्रकट किया है वो गुप्त काल के अंदर ही कालिदास को रखने का निर्णय इन्होंने लिया। तो देखिए दोस्तों गुप्त काल में कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की बेटा? 7 ग्रंथों की रचना कालिदास ने अपने जीवन काल में की। और इन सभी 7 ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी बेटा? संस्कृत। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कालिदास के जो 7 ग्रंथ है कौन कौन से महाकाव्य हैं, कौन कौन से नाटक है, ये जानकारी अपन को जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन ने देखा कि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे। 7 ग्रंथों के अंतर्गत देखिए बेटा गुप्त काल में आपका साहित्य चल रहा है। साहित्य में बेटा अपन देख रहे हैं कालिदास।
कालिदास ने अपने जीवन काल में 7 ग्रंथों की रचना की थी, जिसे अपन बात करते हैं। पहला आता है इनका ग्रंथ महाकाव्य रघुवंश। कौन सा बेटा? रघुवंश। दोस्तों इस रघुवंश में भगवान श्री राम के पूर्वजों का वर्णन आता है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से ग्रंथ में किसका उल्लेख है, तो रघुवंश के अंतर्गत दोस्तों कालिदास ने भगवान श्री राम के पूर्वजों का इतिहास लिखा हुआ है। उसके बाद में उनका अगला ग्रंथ आता है बेटा कुमार संभव। कुमार संभव में दोस्तों भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म कथा का वर्णन है। कौन सा है इसमें, किसका वर्णन है? कि कुमार संभव में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कथा का वर्णन इस ग्रंथ में दोस्तों हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला ग्रंथ आता बेटा मेघदूत। मेघदूत के अंदर दोस्तों एक यक्ष और यक्षिणी की विरही कथा का वर्णन है। क्या है बेटा? मेघदूत में यक्ष और एक यक्षिणी की प्रेम कथा का उल्लेख हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला ग्रंथ आता आपका ऋतुसंहार। ऋतुसंहार में दोस्तों भारतीय जो पूरी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास ने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इस ग्रंथ में किया है। कौन से ग्रंथ में? ऋतुसंहार में। इसके बाद में अगला ग्रंथ आता है आपका मालविका अग्निमित्रम। कौन सा बेटा? मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों मालविका अग्निमित्र में मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा या प्रेम कथा का उल्लेख कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में किया है। उसके बाद में ग्रंथ आता है दोस्तों आपका विक्रमोर्वशीय। कौन सा ग्रंथ बेटा? विक्रमोर्वशीय। इस ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों कालिदास ने उर्वशी और पूर्वा के प्रेम संबंधों का बहुत अच्छे तरीके से इतने सुंदरता के साथ, इतने उपमा के साथ दोस्तों इन्होंने उल्लेख किया है कि वास्तव में ही इतिहासकारों के मुंह से निकल ही जाता है कि कालिदास उपमा देने में इसके अलावा कोई कवि इतिहास के अंतर्गत नहीं हुआ है। ध्यान देना। उसके बाद में अगला ग्रंथ आता है आपका कौन सा बेटा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा ग्रंथ? अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ने के अंदर कालिदास ने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और दोस्तों शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख है। यानी कि दोनों का प्रेम, दोनों का बिछुड़ना और दोनों का मिलन, इसका पूरा उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ प्राप्त होता है? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहां तक दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आइए आगे अपन चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, देखिए आगे अपन चलते हैं कि इनमें प्रथम 2 ग्रंथ महाकाव्य है। ध्यान देना बेटा, जो 7 अपन ने ग्रंथ लिखे कालिदास के, उनमें बेटा प्रथम 2 ग्रंथ क्या है? महाकाव्य है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है। वह उसके बाद उसके बाद के 2 ग्रंथ, ध्यान देना बेटा, 2 ग्रंथ क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य है। वह अंतिम 3 ग्रंथ, तीन ग्रंथ नाटक है। 3 ग्रंथ नाटक है। देखिए बेटा,
कौन कौन से हैं? दो महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव, ये दोनों दोस्तों कालिदास की जो ग्रंथ है महाकाव्य है। क्या है बेटा? महाकाव्य। उसके बाद में जो आपके दो ग्रंथ है मेघदूत और ऋतुसंहार। मेघदूत और ऋतुसंहार दोस्तों, ये दोनों ग्रंथ आपके खंड काव्य है। क्या है बेटा? खंड काव्य। ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा इसको अंदर से अपन डिटेल से देख रहे हैं, तो ध्यान देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है देव क्लासेज बूंदे ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। दोस्तों बहुत ही अच्छा, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों देखते हैं आगे। यहां तक हो गया कि दो ग्रंथ कालिदास के क्या है? महाकाव्य है, और दो ग्रंथ क्या है बेटा? खंडे काव्य। उसके बाद में तीन ग्रंथ इनके नाटक है। कौन कौन से बेटा? पहला है आपका मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और उसके बाद में विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय। और अगला है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों ये तीनों ग्रंथ जो है कालिदास के क्या है? नाटक है। क्या है बेटा? नाटक है। देखिए बेटा, इधर देखिए, बहुत आनंद आएगा इतिहास की क्लास पढ़ने में। दोस्तों एक बार देखिए, कालिदास के ग्रंथों के बारे में अपन देख रहे हैं, इधर देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखिए कि कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना अपने जीवन काल में की। 7 ग्रंथों की भाषा क्या है बेटा? भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की? संस्कृत भाषा में। देखिए दोस्तों 7 ग्रंथ लिखे, उनमें प्रथम जो 2 ग्रंथ है वो दोस्तों क्या है? महाकाव्य। रघुवंश और कुमार संभव जो ग्रंथ है कालिदास ने लिखे वो दोस्तों क्या है? महाकाव्य। उसके बाद में दोस्तों जो 2 ग्रंथ है वो है दोस्तों आपके खंडे काव्य, यानी कि मेघदूत और ऋतुसंहार दोस्तों क्या है? खंडे काव्य है। और अंतिम जो 3 ग्रंथ है वो दोस्तों क्या है? नाटक है। क्या है बेटा? नाटक। देखिए मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों ग्रंथ दोस्तों कालिदास ने के क्या है? नाटक है। क्या है बेटा? नाटक है। कई बार यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि दोस्तों कुमार संभव में किसका वर्णन हमें प्राप्त होता है या किसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना कि कुमार संभव के अंदर दोस्तों भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? आगे चले बेटा, देखिए आगे अपन देखते हैं कि गुप्त काल का अगला आपका ग्रंथ आता है भारवी। कौन सा बेटा? भारवी। बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का महान विद्वान था। भारतीय इतिहास में भारवी का स्थान एक अलग ही है। ध्यान देना बेटा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अपन ने इसके बारे में कल भी चर्चा कर ली थी कि भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। देखिए बेटा भारवी के बारे में अपन देखते हैं कि भारवी ने 18 भागों में 18 सर्गों में
18 सर्गों में किराता जोड़ नियम की किराता जोड़ नियम, ध्यान देना बेटा कि भारवी ने 18 सर्गों में किराता अर्जुनीय की रचना की। किसकी रचना की बेटा? किराता अर्जुनीय महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य की रचना की किसने? भारवी ने। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए ये जो किराता अर्जुनीय ग्रंथ है दोस्तों, भारवी ने इस ग्रंथ में, देखिए इस ग्रंथ में पांडु पुत्र अर्जुन, ध्यान देना बेटा, पांडु पुत्र अर्जुन वह भगवान शिव के बीच, भगवान शिव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। देखिए गुप्त काल का महान कवि ने भारवी था। इनका स्थान भी गुप्त काल में या भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान के साथ में दोस्तों लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये महान संस्कृत के विद्वान थे। और दोस्तों भारवी ने 18 भागों में किराता अर्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की? किराता अर्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों इस ग्रंथ में पांडु पुत्र अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसका हमें उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से ग्रंथ में? किराता अर्जुनीयम के ग्रंथ में। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चले बेटा आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं। अगला आता है आपका दोस्तों ग्रंथ शूद्रक। कौन सा बेटा? शूद्रक। देखिए शूद्रक ने दोस्तों मृच्छ कटिका नामक ग्रंथ की रचना की। नामक नाटक की रचना की। यह दोस्तों आपका गुप्त काल का ही एक नाटक है। इसका लेखक कौन है? शूद्रक है। देखिए बेटा शूद्रक इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक, ध्यान देना बेटा कि इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण वह तथा बसंत सेना नामक वेश्या की परिणय कथा है। देखिए बेटा कितनी अच्छी बात है। देखिए आजकल जो आपका क्वेश्चन आता है ये दुनिया जानती है बेटा। आप क्या कि हजारों लाखों विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि शूद्रक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? मृच्छ कटिकम नामक नाटक लिखा। लेकिन दोस्तों आजकल क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ के अंदर हमें चारुदत्त ब्राह्मण व बसंत सेना नामक वेश्या का उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और फिर आप समस्या के अंदर आ जाते हैं।
तो ध्यान देना बेटा कि शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक ग्रंथ लिखा। क्या था बेटा? यह है एक नाटक था। मृच्छ कटिकम नामक जो ग्रंथ है क्या है? महाकाव्य है या काव्य है या खंड काव्य है या नाटक है? तो क्या है बेटा? यह है नाटक है। दोस्तों शूद्रक ने इस ग्रंथ में एक चारुदत्त नाम का गरीब या निर्धन ब्राह्मण को अपना मुखिया बनाता है, मुख्य पात्र बनाया है। और दोस्तों इसने चारुदत्त ब्राह्मण तथा बसंत सेना जो आपकी एक वेश्या थी, इन दोनों के बीच प्रेम संबंधों का बहुत अच्छे तरीके से, इतना शानदार तरीके से शूद्रक ने वर्णन किया है कि दोस्तों इसको गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ नाटक भी माना जाता है। ध्यान देना, भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ है दोस्तों जो एक है। ध्यान देना कि आपका गुप्त काल का एकमात्र ग्रंथ है या भारतीय इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है जो दोस्तों राज परिवारों को छोड़कर किसी गरीब व्यक्ति के बारे में उल्लेख प्रदर्शित करता है। नहीं तो जितने भी ग्रंथ है इतिहास के अंतर्गत लिखे गए बेटा सब राजा महाराजाओं के लिए ही लिखे गए थे। लेकिन आपका मृच्छ कटिकम नामक ग्रंथ में किसी राजा महाराजा का उल्लेख नहीं है, जबकि इसमें एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम चारुदत्ता और एक महिला जो आपकी वेश्या थी बसंत सेना, इन दोनों के बीच प्रेम संबंधों का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? शूद्रक के मृच्छ कटिकम नामक ग्रंथ में। तो बेटा यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे चले देखिए। सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। दोस्तों अरे लाडलो एक बार इधर देखो, देखते हैं अपन। आपका अगला आता है बेटा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? विशाखा दत्त। यह भी आपकी गुप्तकालीन कृति है। देखिए बेटा विशाखा दत्त ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रम गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम। ये दोनों ग्रंथ किसने लिखा बेटा? विशाखा दत्त ने। गुप्त काल की ये दोनों रचनाएं भी आपकी गुप्त काल की है। इसका लेखक है विशाखा दत्त और विशाखा दत्त ने दोस्तों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम का रचना की। आगे देखिए बेटा इस काल में अमर सिंह जो दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में था, अमर सिंह ने क्या लिखा बेटा? पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि अमर सिंह ने क्या लिखा? अमर कोश। क्या लिखा बेटा? अमर कोश। कौन सा ग्रंथ बेटा? अमर कोश। वह कामंदक ने नीति सार की रचना की। कामंदक ने नीति सार की रचना की। देखिए बेटा कि विशाखा दत्त ने गुप्त काल के अंतर्गत बेटा मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की और दूसरा इन्हीं का ग्रंथ है देवी चंद्रम गुप्तम। कौन सा है दूसरा ग्रंथ बेटा? देवी चंद्रम गुप्तम। देखिए दोस्तों इस काल के अंतर्गत हमें अमर सिंह ने
क्या लिखा? जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न था या नवरत्नों में शामिल था, महान विद्वान है और इसने एक शब्दकोश की रचना की है और उस शब्दकोश का नाम क्या था बेटा? अमरकोश। अमरकोश जो है वो क्या है? शब्दकोश। और दोस्तों इसी काल में कामंदक ने एक नीतिसार नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की बेटा? नीतिसार नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए, चले आगे बेटा, देखिए, अब आता है आपके इसमें गुप्त काल के अंतर्गत बेटा गणित। देखिए, गणित में सर्वप्रथम अपन देखते हैं बेटा आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। देखिए बेटा, इनका जन्म, इनका यानी कि आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में कब हुआ बेटा? कि आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में हुआ था, किसका? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट दोस्तों भारतीय इतिहास का महान गणितज्ञ, महान ज्योतिषाचार्य और महान वैज्ञानिक था। ध्यान देना कि जो आपके आर्यभट्ट है गुप्त काल की महान विभूति थे और भारतीय इतिहास में दोस्तों इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह एक महान गणितज्ञ, महान दोस्तों ज्योतिषाचार्य और महान वैज्ञानिक थे। इसी कारण भारतीय इतिहास में इनका नाम बहुत ज्यादा सम्मान के साथ में दोस्तों लिया जाता है। देखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ बेटा? पाटलिपुत्र के अंदर 476 ईस्वी में हुआ था। कि इनका जन्म, आर्यभट्ट का जन्म। देखिए बेटा, इसने यह महान गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य, थे। ध्यान देना कि आपके जो आर्यभट्ट है वो महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। इनके देखिए बेटा ग्रंथ, देखिए ग्रंथ कि कौन कौन से ग्रंथों की इन्होंने रचना की। पहला है आर्यभट्टियम। पहला ग्रंथ कौन सा है बेटा? आर्यभट्टियम। आपके आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम। दूसरा ग्रंथ है बेटा आपका इनका 10 गतिक सूत्र। दूसरा कौन सा है? 10 गतिक सूत्र। दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा आर्यभट्ट ने? 10 गतिक सूत्र। और तीसरा ग्रंथ कौन सा लिखा बेटा? आर्य अष्ट शतक। आर्य अष्ट शतक। आर्य अष्ट शतक। आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में दोस्तों 3 ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्टियम, 10 गतिक सूत्र और आर्य अष्ट शतक। कई बार इनके ग्रंथों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों देखिए इन्होंने ही
दशमलव पद्धति और शून्य और पाई का मान बताया था। देखिए बेटा कितनी अच्छी बात है। देखिए गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों अपन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करते चल रहे हैं बेटा। देखिए अपन ने पहले साहित्य देखा, साहित्य के बाद दोस्तों अपन अब देखते हैं गुप्त काल के गणित के क्षेत्र में क्या क्या किन किन चीजों का विकास हुआ वो अपन देख रहे हैं। देखिए बेटा गणित के अंदर महान विद्वान गणित के आर्यभट्ट थे। कौन थे बेटा? आर्यभट्ट। इनका जन्म बेटा पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी में। कब हुआ था? गुप्त काल के समय 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में देखिए बेटा कि यह महान गणितज्ञ और ज्योतिषा आचार्य थे। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ महान ज्योतिषा आचार्य थे। उसके बाद में बेटा इन्होंने अपने जीवन काल में 3 ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से हैं? देखिए लाडलो इधर कि पहला ग्रंथ है आर्यभट्टियम, दूसरा ग्रंथ है 10 गतिक सूत्र और तीसरा है बेटा आर्य अष्ट शतक। तीसरा ग्रंथ कौन सा है? आर्य अष्ट शतक। इन तीनों ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? आर्यभट्ट के द्वारा की गई है ना। देखिए कि इन्होंने ही मतलब आर्यभट्ट ने ही इस संसार को पहली बार, ध्यान देना, आर्यभट्ट ने ही इस संसार को दोस्तों पहली बार दशमलव पद्धति का विचार दिया या दशमलव पद्धति के बारे में पहली बार किस विद्वान ने बताया? दोस्तों संसार में आर्यभट्ट ने बताया। ध्यान देना कई बार पूछा जाता है कि दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। दोस्तों इस संसार में पहली बार शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। यानी कि संसार में पहली बार शून्य किसने दिया? भारत ने दिया। लेकिन भारत को भी किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। समझ में आ गया? देखिए और दोस्तों इस आर्यभट्ट ने ही आपके पाई का मान बताया। क्या बताया बेटा? पाई का मान। जैसे अपन देखते हैं कि पाई का मान 22/7 ये किसने बताया? दोस्तों आपके आर्यभट्ट ने बताया। ध्यान देना यहां तक मामला क्लियर है कि आपके आर्यभट्ट ने संसार को दोस्तों दशमलव पद्धति का ज्ञान दिया, शून्य को बारे में इन्होंने बताया और पाई का मान भी दोस्तों संसार के लोगों के सामने आर्यभट्ट ने ही लेकर के आए थे। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? आगे चले देखिए देखिए बेटा आगे अपन बात करते हैं अरबवासी भारतीय गणित को क्या कहते हैं? हिंदसा। हिंदसा कहते थे। ये नया है दोस्तों।
कि अरबवासी, ध्यान देना, भारत के अंदर पहली बार गणित का आविष्कार हुआ। गणित के नियम और सूत्रों के बारे में प्राचीन काल में कई विद्वानों ने बताया। जैसे अपन बात करते हैं आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है और उसके बाद में ब्रह्मगुप्त है। दोस्तों इन्होंने गणित के नियम और सूत्रों के बारे में संसार को बताया। लेकिन भारत का ज्ञान दोस्तों देखना, ये भारत है और भारत के अंदर दोस्तों ये आपका अरब देश है। कौन से देश है बेटा? अरब देश। और अरब देशों के इधर सटा हुआ आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप है महाद्वीप। ध्यान देना बेटा, क्या है? यूरोपीय महाद्वीप। कि भारतीय ज्ञान विदेशों तक कैसे पहुंचा। और दोस्तों जब भारतीयों ने पहली बार उनको बताया, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं जनाया कि हमने इस चीज का आविष्कार किया है। लेकिन विदेशी लोगों ने दोस्तों भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने पूरा श्रेय ले लिया कि इस चीज का आविष्कार हमने किया है। देखिए कि भारत में दोस्तों भारत का ज्ञान, ध्यान देना, यहां से कहां पहुंचा? अरब पहुंचा। यानी कि भारत में पहली बार 712 ईस्वी में अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के समय जब अरब आक्रमण हुआ तो भारतीय ज्ञान दोस्तों कहां पहुंच गया? अरब पहुंच गया। अरब पहुंचने पर दोस्तों अरब से भारतीय ज्ञान कहां पहुंच गया बेटा? यूरोप महाद्वीप में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यूरोप महाद्वीप के अंदर पहुंच गया। और यूरोप महाद्वीप के व्यक्तियों ने कई नई नई चीजों का आविष्कार किया। किससे किया? भारतीय ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद। और उन्होंने सभी वस्तुओं का श्रेय खुद स्वयं ले लिया। तो ध्यान देना कि अरबवासी भारतीय गणित को क्या कहते थे बेटा? हिंदसा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? हिंदसा कहा जाता था। चले आगे देख। देखिए बेटा आगे आते हैं आपका ब्रह्मगुप्त। देखिए ये आपके गणितज्ञ थे। क्या थे बेटा? गणितज्ञ। कौन? ब्रह्मगुप्त। दोस्तों ये राजस्थान के, ध्यान देना बेटा, राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल निवासी थे। कौन? ब्रह्मगुप्त। यानी कि जो ब्रह्मगुप्त महान विद्वान गणित के वे वो दोस्तों आपके राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल के निवासी थे। यानी कि इनका जन्म भीनमाल के अंदर हुआ है। ध्यान देना कई बार इनके यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए इनके ग्रंथ का नाम कि कौन कौन से ग्रंथों की इन्होंने रचना की। देखिए बेटा पहला है ब्रह्म स्फोट, ब्रह्म स्फोट सिद्धांत, दूसरा है बेटा, दूसरा कौन सा है? खंड खाद्य, और तीसरा है बेटा ध्यानाग्रह। इनकी रचना ब्रह्मगुप्त ने की। देखिए
देखिए बेटा, देखिए महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में अपन देख रहे हैं कि ये आपके राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल के रहने वाले थे, या इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अपने राजस्थान के थे। ध्यान देना, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कहाँ के निवासी थे, राजस्थान। और इनके ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है बेटा कि इनके ग्रंथ का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है दोस्तों इनका, वो आपका यही है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। दूसरा ग्रंथ है इनका बेटा खंड खाद्य, और तीसरा है ध्यानाग्रह। ध्यान है आग्रह, किसके द्वारा लिखे गए थे, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे चले देखें। अब देखते हैं बेटा वराह मेहर। वराह मेहर यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। कौन, वराह मेहर। देखिए बेटा, यह है ज्योतिष आचार्य और खगोलविद थे। कौन, वराह मेहर। ज्योतिष आचार्य और खगोलविद थे। इनके ग्रंथों का नाम है, क्या नाम है बेटा, देखिए ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथों की रचना वराह मेहर ने की है, देखिए पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और दूसरा है बेटा, पहला ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, दूसरा है बेटा बृहत संहिता, बृहत संहिता, और तीसरा है लघु जातक। इन ग्रंथों की रचना वराह मेहर के द्वारा की गई थी, जो एक महान खगोलविद और दोस्तों ज्योतिष आचार्य थे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार देखिए बेटा इधर कि वराह मेहर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था, और यह दोस्तों आपके ज्योतिष आचार्य और खगोलविद थे। और दोस्तों इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा, और व्रत संहिता और लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना दोस्तों किसने की, वराह मेहर ने की। ये दोस्तों आपके कुछ महान गणितज्ञ और महान विद्वान थे गुप्त काल के, जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अभी भी और है, अपन देखेंगे विज्ञान, तकनीकी और कला। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय आपके सामने। अपन 12 से 1 जो आपकी लाइव क्लास है उसमें दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को दोस्तों मैं यही कहूँगा, अनुरोध कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि वो इस क्लास का आनंद ले। तो दोस्तों सभी को नमस्कार बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार साथियों।